बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग एक्ट करता है रिसेप्टर के ऊपर। रिसेप्टर आगे इफेक्ट शो करता है अपना। इसके अंदर पोटेंशियल मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन विद रिसेप्टर, यानी कि जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ, उसका क्या पोटेंशियल मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एगोनिस्ट, सबसे पहले हम एगोनिस्ट को देखेंगे कि जो ड्रग एज ए एगोनिस्ट के तौर पर एक्ट करता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है। इस आज के टॉपिक के अंदर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम एगोनिस्ट की बात करें, उसको डिनोट करते हैं ए के साथ डिनोट करेंगे उसको, और उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अगर हम अलोंग वाई एक्सिस रिस्पॉन्स लेते हैं और अलोंग जेड एक्सिस लॉग डोज लेते हैं, यानी कि डोज की कंसेंट्रेशन लेते हैं, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि वो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाते थे ए तक। इस तरीके से ग्राफ उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ये होगी एगोनिस्ट का ग्राफ। दूसरा, अगर हम ग्राफ लेते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर का, जिसका दूसरा नाम एंटागोनिस्ट होता है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंटागोनिस्ट, कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंटागोनिस्ट, उसको हम डिनोट करेंगे पी के साथ। In the presence of agonist, the dose response curve produced by increasing doses of A in the presence of a fixed concentration of B is indicated by curve A plus B. अगर हम A की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते चले जाएं और B की कंसंट्रेशन फिक्स रहे, यानी कि एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन फिक्स रहे और A की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते चले जाएं, यानी कि एगोनिस्ट को इंक्रीज करते चले जाएं, तो उसका कर्व किस तरह से बनेगा। उसका कर्व इस तरह से बनेगा, A प्लस बी का। क्योंकि अगर हम ए को हम इस तरीके से ले रहे हैं कि ए ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और इस तरीके से शो कर रहा है, तो हमारे पास अगर हम ए की मौजूदगी के अंदर, यानी कि एगोनिस्ट की मौजूदगी के अंदर डोज रिस्पॉन्स कर्व को देखेंगे, जो कि बनेगी इंक्रीजिंग डोजेस ऑफ ए से। और अगर हम बी की कंसंट्रेशन जो एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंटागोनिस्ट है, उसकी हम कंसंट्रेशन को फिक्स कर दे, तो उसका कर्व ए प्लस बी की तरह इस तरह से उसका कर्व बनेगा। ठीक हो गया, यानी ए से नीचे होगा थोड़ा सा और इस तरीके से उसका बकायदा कर्व बनेगा। ये बात क्लियर होगी कि एगोनिस्ट और कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंटागोनिस्ट का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अब हम दो और को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ड्रग सी और डी, यानी दो और तरह की ड्रग होती हैं जो कि डिफरेंट साइट्स पर एक्ट करती हैं ऑन रिसेप्टर मॉलिक्यूल। दे आर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ द वाटर। यानी दो ड्रग मजीद दो तरह की होती हैं, सी एंड डी, जो कि डिफरेंट साइट्स पर एक्ट करती हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर। उनको हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स बोलते हैं। यानी कि एक्टिव साइट को छोड़ के डिफरेंट साइट के ऊपर रिसेप्टर मॉलिक्यूल की अगर जो एक्ट करेंगी, उनको हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स बोलेंगे। अगर हम इनके ग्राफ को ड्रा करें, तो इसका पहला ग्राफ होगा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, जिसको हम डिनोट करेंगे सी के साथ। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का ग्राफ सी के साथ उसको डिनोट करेंगे। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये किस तरह से एक्ट होगा और किस तरह से रिस्पॉन्स शो करेगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर ये ग्राफ ग्राफ अगर ए का इस तरीके से जाएगा और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जो कि एक्टिव साइट की बजाय किसी और एंजाइम की किसी और जगह पे लगेगा, रिसेप्टर की किसी और जगह पे लगेगा, तो उसका कर्व जो होगी वो ए से ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, ए से ऊपर जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस सी से। अगर हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर की बात करें, जिसको डिनोट करेंगे डी के साथ। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ए की मौजूदगी में, एगोनिस्ट की मौजूदगी में, उसका ग्राफ बनेगा ए प्लस डी, यानी कि वो यहाँ से शुरू होगा और वो बिल्कुल कर्व जल्दी स्ट्रेट लाइन शो कर देगा हमें, बिल्कुल स्मॉल सा बनेगा। अगर हम इन ये सबसे पहले हमने एगोनिस्ट की बात करी, फिर हमने एंटागोनिस्ट कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करी, फिर हमने एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की बात करी, फिर एलोस्टेरिक इनहिबिटर की बात करी। अगर हम इन चार ग्राफ को इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे पास एक जो फाइनल ग्राफ जो आएगा वो किस तरह से होगा। अगर हम अलोंग वाई एक्सिस रिस्पॉन्स लेते हैं और अलोंग जेड एक्सिस लॉग डोज लेते हैं, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये अगर ए अलोन है, यानी कि एक ड्रग है जो कि एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करती है, वो जाके एक्ट करेगी और उसका ग्राफ ये सिंपल लाइन देगी ए अलोन, ब्लू कलर की लाइन। अगर हम इसमें इसमें अगर हम एंटागोनिस्ट को ऐड करते हैं, यानी एगोनिस्ट की मौजूदगी में एंटागोनिस्ट लेकर आते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर लेकर आते हैं, तो उसका ग्राफ होगा वो इस रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि वो उसी बेस से शुरू होगा, लेकिन वो ए पे पहुंचेगा तो सही, लेकिन वो बी बी की वजह से आने की वजह से, एंटागोनिस्ट की वजह से आने की, वो स्टार्ट भी देर से होगा और वो एंड भी देर तक पहुंचेगा, और वो उसका ग्राफ एक पैराबोला की सूरत में होगा। अगर अब उसके बाद हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की बात करें और एलोस्टेरिक इनहिबिटर की बात करें, अगर तो उसको अगर अगर वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की बात करते हैं, उसकी लाइन यहाँ पे शो हो रही है ग्रीन से, तो वो सी जब उसके अंदर ऐड किया जाएगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एगोनिस्ट के साथ ऐड करेगा, तो वो इस ग्रीन कलर की लाइन को, उस ग्राफ को ऊपर की तरफ लेकर चला जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्स ज्यादा शो होगा, ड्रग का रिस्पॉन्स पहले की निस्बत ज्यादा शो होगा।
और अगर हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर को साथ एगोनिस्ट के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा, रिस्पॉन्स उसका कम होगा, वो और लॉग डोज उसकी ज़्यादा होगी। ये जस्ट हमें इस पैराग्राफ से ये पता चल रहा है, अगर खाली अगर एगोनिस्ट को ऐड करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स ब्लू कलर की लाइन के मुताबिक इधर तक होगा, लेकिन अगर हम एंटागोनिस्ट साथ ऐड कर देते हैं उसके, तो रिस्पॉन्स वहां तक आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा और वो लेट रिस्पॉन्स शो करेगा। और अगर हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर को उसके अंदर ऐड करते हैं तो ग्रीन कलर की लाइन, वो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, और अगर ब्लैक कलर की लाइन को देखें एलोस्टेरिक इनहिबिटर को, तो इसका रिस्पॉन्स सबसे कम होगा। थैंक यू वेरी मच।